और भाई क्या चल रहा है? चलिए थोड़ा सा आईसीएमआर जेआरएफ के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं कि आईसीएमआर कौन कराता है, क्यों कराता है और हमें मिलता क्या है। आईसीएमआर जेआरएफ कराने वाली एजेंसी का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भाई जहां नाम में ही मेडिकल और रिसर्च लिखा हो तो एग्जाम के लिए हिंट तो यहीं से मिलने शुरू हो गए। इस जेआरएफ फेलोशिप के एग्जाम का पर्पस ये है कि एक साल में भारत में से, पूरे इंडिया में से 150 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएं और अगर ये स्टूडेंट कहीं पीएचडी में एनरोल कर लें तो ड्यूरिंग देयर पीएचडी इनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएं जूनियर रिसर्च फेलोशिप या सीनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में। ये एग्जाम होता कब है और कब इसका नोटिस आता है? तो देखिए, नोटिस की कहानी आएगी अप्रैल में। अप्रैल के आसपास ये इस एग्जाम के बारे में जानकारी निकालेंगे। एग्जाम साल में एक ही बार होता है और वो भी होगा 3rd संडे ऑफ जुलाई में। फेलोशिप के अमाउंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम लोगों ने नेट में देखे हुए हैं, 40,000 के आसपास जेआरएफ के लिए और 45,000 के आसपास एसआरएफ के लिए। जेआरएफ पीएचडी के पहले 2 साल और फिर बाद के जो 3 साल हैं उसमें एसआरएफ मिलेगा। यहाँ एलिजिबल कैंडिडेट एमएससी के या फिर एमएससी के जैसे ही और इक्विवेलेंट एमए वाले भी कर सकते हैं साइकोलॉजी के। इस एग्जाम को फिल करने के लिए आपको 1,000 रुपीज की फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप जनरल ओबीसी में, या फिर 800 रुपए की अगर आप बाकी कैटेगरीज के अंदर आते हैं। एज लिमिट 28 साल की है। 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो। और रही बात फेलोशिप का अवेल करने की, फेलोशिप आप कहीं भी ज्वाइन करके शुरू कर सकते हो जिसे आईसीएमआर रिकॉग्नाइज करता हो या यूजीसी पहचानता हो। मतलब जिसे कहते हो भारत सरकार की भाई ये एक लैब है, ये एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे आप ये काम कर सकते हो। शर्त यह है कि विद इन 1 ईयर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पीएचडी में। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। एप्लीकेशन का प्रोसीजर, भाई जब भी कभी अप्रैल के महीने में इसके एप्लीकेशन के लिए नोटिस आता है तो वहीं पर लिंक भी मिलता है। लिंक क्लिक करोगे तो साइट पे पहुंच जाओगे और वहीं पर फॉर्म फिल करोगे आईसीएमआर के लिए। ऑनलाइन कहानी है सारी। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। ये क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का होगा 125 नंबर के साथ। इस क्वेश्चन में 2 सेक्शन है। सेक्शन पहला जिसे हम सेक्शन ए भी कहते हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे और 50 के 50 कंपलसरी हैं सभी के लिए। 1 नंबर का 1 सवाल होगा। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ये लाइफ साइंस के लिए सेक्शन बी है और सेक्शन सी सोशल साइंस के लिए। कैंडिडेट को इन दोनों सेक्शन में से बी या सी में से कोई सा एक ही लेना पड़ेगा और उसे अपनी आंसर की बुकलेट पर डिफाइन भी करना पड़ेगा कि मैंने बी के क्वेश्चन किए हैं या सी के। अब चाहे जो भी सेक्शन हो, बी या सी, यहां पर कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। इन 100 में से केवल 75 करने हैं तो आप आराम से चूज करके कर सकते हो, लेकिन याद रखना टाइम बहुत कम है, 2 घंटे मिलते हैं करने के लिए। अगर आपने 76 क्वेश्चन कर दिए तो क्या होगा? तो जो आपके पहले 75 में केवल वही काउंट होंगे, लास्ट वाला काउंट नहीं होने का। इसलिए 75 मांगे तो भाई 75 करके आना। नेगेटिव मार्किंग यहाँ अवेलेबल है रॉन्ग मार्किंग के लिए और वो है 1/4 की, मतलब 0.25 मार्क्स की। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत देख के करने होते हैं। कैलकुलेटर्स, लॉक टेबल्स, मोबाइल फोन वगैरह नहीं है तो आदत डाल लो अभी से कैलकुलेशन करने की कागज के ऊपर। अपने हाथ पैर का इस्तेमाल किया करो, हर जगह कैलकुलेटर मत खोला करो और ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही चाहिएगा। सिलेबस बहुत डिफाइन नहीं है। सेक्शन ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और न्यूज़पेपर, इनमें से कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन कहां से आएगा नोबडी नोज। हो सकता है सेक्शन ए में निपा वायरस के ऊपर आपको जानकारी मिल जाए, या फिर सेक्शन ए में ये पूछ लें कि महात्मा गांधी ने किस जगह पर अपना नमक वाला जो आंदोलन था वो शुरू किया था। इसके अलावा जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो 10th लेवल के हैं, जो बेसिक साइंस है, हम सब ने पढ़ रखी है। फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल, ऐसे ही केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के या मैथ्स के फंडामेंटल ऑपरेशंस, ये हमसे पूछे जाते हैं। मीन मीडियन मोड, बायोस्टैट वाली कहानी, ये भी पूछी जाएगी। सेक्शन बी जो है वो ज्यादा बायोलॉजी का, ज्यादा हार्डकोर, और वहां आपको टिपिकल बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, लगभग सभी बायोलॉजी की फील्ड से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इतना बड़ा सिलेबस आप कैसे कर सकते हो? अब यहां एक हिंट है। आपने जो भी पढ़ रखा है, जैसे सपोज करो कि आपने टीसीए पढ़ रखा है, तब सोचो कि टीसीए की मेडिकल वैल्यू क्या है। मतलब टीसीए में कौन से एंजाइम के खराब होने से कौन सी डिजीज हो जाती है, वो एंजाइम कोफैक्टर कौन सा लिए हुए है, कौन से विटामिन से मिलता है कोफैक्टर। मतलब हर चीज में आप ये डाल दो कि भाई बीमारी कौन सी। अब जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन होता है एक,
आपको याद होगा डीएनए एप्लीकेशन में एक प्रोटीन था। तो ये कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें डीएनए एप्लीकेशन में ऑटो एंटीबॉडीज बनने शुरू आते हैं। तो इस तरह की जानकारी, मतलब जो भी कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं नेट के लिए लाइफ साइंस की, वही इंफॉर्मेशन यहां भी चाहिए, बट मेडिकल प्रोस्पेक्ट्स में। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन बीमारी पर ही आएगा, लेकिन आपको वही एंगल देखना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये बेसिक नॉर्मल साइंस का क्वेश्चन है। जब भी हम लोग कभी सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं मोल्स क्या होते हैं, एवोगाड्रो नंबर, मोल्स की डेफिनेशन पढ़ी हमने, और फिर कंसंट्रेशंस के लिए हमने मोलरिटी और मोलरिटी, इसके अलावा नॉर्मलिटी भी पढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन ही तो पूछ रखी है केवल कि मोलरिटी क्या है। भाई अगर आपको याद है कि मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स मोल में पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो आपको आंसर एकदम से रखा मिल जाएगा। तो लेसन नंबर 1 क्वेश्चन सीधे हैं। अगर आपने चीजें पढ़ रखी हैं तो आप बड़े आराम सॉल्व कर सकते हो। भाई जब ये कर रहे हो तो मोलरिटी भी याद रखना कि मोलरिटी के अंदर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम चीज, लेकिन यहाँ केजी नहीं होता, यहाँ लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। फिर हमारे आसपास क्या चीजें ऐसी अवेलेबल हैं जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है। अगेन मेडिसिन की बात, कौन से पेड़ से कौन सी दवाई मिलती है, वो दवाई कौन सी बीमारी में काम आती है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि किस चैनल को या किस प्रोटीन को ब्लॉक करती है। फॉर एग्जाम्पल ओयाबेन है, या फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो सोडियम पोटेशियम पंप्स पर असर दिखाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ एक दे रखा है कि एस्पिरिन सबसे पहले किसके बाग से निकाला गया था, तो आंसर है विलो ट्री। तो हमें यह भी याद होना चाहिए कि चिंचोना या फिर नीम या फिर यूकेलिप्टस से और कौन कौन से केमिकल मिलते हैं जो हम मेडिसिनल यूज करते हैं। हमें बेसिक डेफिनेशंस सभी पता होने चाहिए, एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिविटी। तो क्वेश्चन ये है कि एक आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैज, फॉर एग्जांपल मैं कार्बन के 2 आइसोटॉप दिखाता हूं, एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 14। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, और एटॉमिक नंबर क्या बोलता है ये ऊपर वाला, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। जबकि जो नीचे वाला नंबर है ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनका वजन, और एक प्रोटॉन का वजन 1 डाल्टन का होता है। तो 6 प्रोटॉन 6 डाल्टन 6 और न्यूट्रॉन, तो मिलाकर के एक कहानी बन जाती है। तो नोटिस करो कि इन दोनों ही आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन इनका जो एटॉमिक वेट है वो डिफरेंट है। और वेट में क्या और चीज थी, न्यूट्रॉन की, यानी कि न्यूट्रॉन है जो वेरिएबल है। आइसोटॉप्स की इस तरह की डेफिनेशन और बाकी केमिस्ट्री में जो ऐसी बातें आती हैं वो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो भाई सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो नहीं होते, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बट न्यूट्रॉन नहीं होते, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बट न्यूट्रॉन नहीं होते, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ जी, ये आंसर है जो करेक्ट है। हम आइसोटॉप को ऐसे ही कहते हैं कि आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट की 2 डिफरेंट फॉर्म्स में है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम, प्रोटॉन के नंबर सेम, लेकिन न्यूट्रॉन सेम नहीं होते। इसलिए इनके न्यूक्लियस जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं और वो टूट सकते हैं या टूटते हैं रेडियो एक्टिविटी छोड़ते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बेसिक फिजिक्स का है। वेव्स की जो हमने बात की थी तो हमने पढ़ा था कि कुछ होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कुछ होती हैं आपकी मैकेनिकल वेव्स। कुछ वेव को गुजरने के लिए कुछ मीडियम चाहिए होता है और कुछ वेव्स तो वैक्यूम में निकल जाती हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर ना भी पता हो तो अपने आप से बात कर लो, धरती और सूरज के बीच में वैक्यूम है या हवा है, तो आंसर है वैक्यूम। तो बताओ सूरज की रोशनी हमारे पास आती है या नहीं आती, तो यानी कि वैक्यूम ट्रेवल कर सकती है। सूरज की गर्मी आप फील करते हो या नहीं करते, तो हीट भी आ सकती है वैक्यूम में। सूरज पर फटने वाले पटाखे बूम बड़ाम, उनकी आवाज हमारे पास नहीं आती। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी आती हैं, तो इसलिए साउंड वेव्स है जिसके लिए मीडियम चाहिए होता है, और वैक्यूम में आप आवाज नहीं सुन सकते, उसके लिए रिसीविंग चाहिए होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जरूर मिल जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर था वो था 3। और ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर और आती हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज, गामा रेज, जो कोई भी हमारी धरती पर आ सकता है बाहर के अंतरिक्ष से, मतलब वो वैक्यूम को ट्रैवल करके तो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 इस बात का एग्जाम्पल है कि हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं मेडिकली इंपॉर्टेंट, वो भी यहाँ आते हैं। जैसे नोबेल प्राइज की बात कर लो, किसी इंपॉर्टेंट ड्रग की डिस्कवरी, फ्लेमिंग वाली कहानी, या फिर किसी वायरस की या किसी डिजीज की डिस्कवरी। तुम्हें याद होगा कोच के पोस्टुलेट, ये सब बातें करनी जरूरी है। क्या पता कौन सा क्वेश्चन में आपको रखा मिल जाए। जैसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि भाई ये लुक और गैलो ने कौन से वायरस की डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने डिस्कवरी की थी HIV वायरस की। जब तुम इस तरह क्वेश्चन देखते हो तो ये भी देखो कि जो 4 ऑप्शन रखे हुए उनमें से एक ऑप्शन बहुत फेमस है और बाकी ऑप्शन इतने फेमस नहीं है आज के टाइम में। उससे भी थोड़े हिंट मिल जाते हैं कि वो क्या बात करने जा रहे हैं।
सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं वो टिपिकल साइंस के हैं, जो साइंस आपने अपनी एमएससी में पढ़ रखी थी। और यहाँ पर ये टेस्ट किया जा रहा है कि आपकी डेप्थ क्या है सब्जेक्ट की। अब फॉर एग्जांपल ट्राइग्लिसराइड्स की बात करते हैं, और ट्राइग्लिसराइड रिच किस में होंगे। यहाँ पे काइलोमाइक्रोन, एलडीएल, वीएलडी और एसडीएल की बात कर रखी है। अब क्या ये मतलब नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री की कहानी है या ये भी कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है। देखिए, ट्राइसल्ग्लिसरॉल्स या फिर कोलेस्ट्रॉल, इनका ट्रांसपोर्टेशन अकेले नहीं हो सकता क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। तो इनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कुछ वेसिकल्स तैयार होती हैं। वेसिकल्स जिनमें लिपिड के मॉलिक्यूल भी हैं, कुछ खास प्रोटीन्स भी होते हैं जैसे कि B100, E, C। इन प्रोटीन्स को एपोलाइपोप्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन है इस पर डिपेंड करेगा कि अंदर लोड क्या है। लोड के रूप में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हो सकते हैं या ट्राइसल्ग्लिसरॉल्स। कोलेस्ट्रॉल काफी कॉम्पैक्ट हैं और ट्राइसल्ग्लिसरॉल्स बिखरे हुए से हैं, मतलब हल्के। तो जिन वेसिकल्स के अंदर ट्राइसल्ग्लिसरॉल ज्यादा होगा वो हल्की होंगी डेंसिटी में, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे इस पार्टिकल का नाम VLDL है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इन सभी वेसिकल्स को हम लोग लाइपोप्रोटीन्स के रूप में ही कहेंगे, बट सबसे जो हल्का वाला है उसे काइलोमाइक्रोन कहते हैं। काइलोमाइक्रोन में ट्राइसल्ग्लिसराइड्स 83% है, तो VLDL के अंदर 50%, IDL में 31%, LDL में 9% और SDL में 8%। जब भी कभी इन पार्टिकल्स को याद करोगे तो आपको एक तो याद रखना चाहिए कि इनकी डेंसिटीज किसकी कम है किसकी ज्यादा है। नंबर याद नहीं करने होते, जस्ट कंपैरिजन में याद कर लो कि सबसे हल्का जो मॉलिक्यूल है वो काइलोमाइक्रोन है, उससे भारी VLDL, उससे भारी IDL, फिर LDL, फिर SDL। नाम इसी बेस पर रखे गए हैं। और साथ में ये भी याद रखो कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर किस में ज्यादा है और ट्राइसल्ग्लिसरॉल किस में ज्यादा है, ताकि आपको याद रहे कि भाई ये वाली वेसिकल है जो ट्राइसल्ग्लिसरॉल्स के लिए, काइलोमाइक्रोन इस केस में, और ये वाली वेसिकल है जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर को लेके जाएगी जैसे कि LDL। और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होके आते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक फाउंडेशन याद है तो बड़े आराम से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे रिच इन ट्राइसल्ग्लिसरॉल पूछ रखा था, तो फिर आंसर नंबर 1 इसका आंसर है। और ये भी याद रखना कि किसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एग्जाम में ये भी एक टारगेट है। क्योंकि अगर ये वेसिकल्स ढंग से काम ना करें तो ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना शुरू आता है, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी करता है, और बाद में इसी से चलते कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। इसलिए इनके बारे में ज्ञान असल में दिल के बारे में ज्ञान है, मेडिकल का। क्वेश्चन 52, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सा एंजाइम है जो काम करना बंद कर देगा। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि विटामिन B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं, और थायमिन से एक कोफैक्टर बनता है जिसका नाम है TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। और अगर किसी तरीके से ये डेफिशिएंसी हो जाए इसकी, तो बेरी नाम की डिजीज होती है। अब ये जो TPP नाम का कोफैक्टर है काफी सारे एंजाइम में काम आता है, जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड के डिहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट का डिहाइड्रोजिनेस और ट्रांसकीटोलेज। जहां इनमें 2 एंजाइम TCA के हैं, तो एक पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का भी है जिसे हम लोग हेक्सोज मोनोफॉस्फेट या HMP शंट भी कहते हैं। हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये 4 एंजाइम ऐसे हैं जिन्हें TPP चाहिए। तो अगर किसी इंसान को विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो गई तो फिर TPP नहीं मिलेगा, और TPP नहीं मिलेगा तो ये 4 एंजाइम और इनके साथ जुड़ी हुई पाथवेज ये हैं जो काम करना बंद कर देंगी। अब ये एक बड़ा अच्छा सा एक पैराग्राफ भी था जिसकी लाइन ये कह रही है कि कौन सी बायोकेमिकल प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगी डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन से। तो थायमिन से बनता है कोफैक्टर थायमिन पायरोफॉस्फेट, और ये इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स के लिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस और ट्रांसकीटोलेज। तो अगर TPP की मात्रा कम हुई बॉडी के अंदर तो ये 3 एंजाइम काम नहीं करेंगे। समझो कि एंजाइम अस्पताल की तरह है, अस्पताल की बिल्डिंग ये है एंजाइम, लेकिन बिल्डिंग थोड़ी काम करती है, इलाज जो करता है वो है डॉक्टर। डॉक्टर के हाथ में है हुनर इलाज करने का। तो ऐसे ही एंजाइम नाम की बिल्डिंग में ये कोफैक्टर, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ये हैं जो डॉक्टर है। TPP एक डॉक्टर है, और अगर TPP ही नहीं होगा तो ये एंजाइम काम नहीं कर सकते, ये बिल्डिंग खाली रह जाएंगी। इसलिए जो पाथवेज ये कंट्रोल करते हैं उन पाथवेज में मामला खराब हो जाता है जब भी कभी एंजाइम आते हैं। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का जिक्र तो वहां नहीं आया, पायरुवेट था और ट्रांसकीटोलेज भी था, सिट्रेट सिंथेस नहीं था। अब ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर 2 मुझे आंसर दिखाई दे रहे हैं जो इसके करेक्ट हैं। तो अगर आपको प्रायोरिटी पे कोई आंसर पिक करना हो इन दोनों में से तो आप नंबर 2 को पिक करोगे, नंबर 3 को सेकंड प्रायोरिटी पे, क्योंकि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस का बंद होने का मतलब है बहुत कुछ बंद हो जाना।
कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आप पाओगे कि मोर देन वन ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस लगाने का कि भाई इनमें से किसको आप ज्यादा वेटेज दोगे। नॉलेज अगर होगी तो ये हुनर अपने आप आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा मोस्ट अबंडेंट आरएनए है सेल के अंदर। सेल में जब हम आरएनए पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये तो हम पढ़ ही लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आरएनए और भी हैं, साई, माई, एससी, एसएन, एलएनसी और न जाने कौन कौन से आरएनए। हर आरएनए का अपना एक पर्टिकुलर रोल है। जहां रोल इंपॉर्टेंट है तो वहां उनकी जो हाफ लाइफ है वो भी इंपॉर्टेंट है। राइबोसोमल आरएनए सबसे कंजर्व्ड आरएनए में से एक है और जल्दी से डिग्रेड नहीं होते क्योंकि वो प्रोटीन के साथ चिपक के रहते हैं राइबोसोम के रूप में। बाकी आरएनए भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी सेल के अंदर राइबोसोमल आरएनए 80% के आसपास कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है। मैसेंजर आरएनए बनता तो बहुत है लेकिन वो बहुत जल्दी डिग्रेड भी आता है, इसलिए उसकी मात्रा कम रहती है। फिर ट्रांसफर आरएनए का नंबर आता है। इसके अलावा आपको यह भी याद होना चाहिए कि कौन से आरएनए का साइज क्या है, नंबर में नहीं, एटलीस्ट कौन छोटा है कौन बड़ा। जैसे कि ट्रांसफर आरएनए छोटे होते हैं, राइबोसोमल आरएनए मॉडरेट साइज के और मैसेंजर आरएनए तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, डिपेंडिंग की जीन की लेंथ क्या थी। तो अब क्वेश्चन 54 को वापस देखें, विच इज द मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन सेल, तो आपके पास आंसर है राइबोसोमल आरएनए का। और आपको यह भी आना चाहिए कि ये कंजर्व्ड है और ये स्टेबल है। क्वेश्चन 55, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टोन्स इज फॉल्स। हिस्टोन्स बेसिक अमीनो एसिड वाले प्रोटीन थे और ये काफी कंजर्व्ड होते हैं, सभी यूकेरियोट्स में कॉमनली मिलते हैं। 8 हिस्टोन जुड़ करके आपस में एक कोर पार्टिकल बनाते हैं डीएनए के साथ चिपक करके। फिर H1 और जुड़ जाता है तो ये न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं। हमने ये भी जाना था कि इन हिस्टोन्स के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए की बैकबोन पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का इंटरेक्शन बड़ा अच्छा होता है। डीएनए की बैकबोन में जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, और जो हिस्टोन्स में प्लस चार्ज लगा होता है ये इनके अंदर मौजूद लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड का। हिस्टोन्स के कई तरह के मॉडिफिकेशन भी होते हैं हेटेरोक्रोमेटिन के रेगुलेशन में, जो कि आज हम जानते हैं कि एपिजेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी बात को लेकर के क्वेश्चन यहां भी था कि भाई कौन सी बात फॉल्स है हिस्टोन्स के बारे में। हाईली बेसिक है, ये ट्रू है। दे फॉर्म नॉन कोवलेंट बॉन्ड विद यूकैरियोटिक डीएनए कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, ये भी सही है। दे आर वेरी हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन्स, हमने बात की इस बारे में। और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलते हैं, ये बात गलत है। प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं पाए जाते। देखिए हिस्टोन्स अपने लाइसिन आर्जिनिन की वजह से बेसिक है। ये डीएनए से चिपकते हुए आयोनिक या फिर नॉन कोवलेंट दूसरे बॉन्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये स्पीशीज टू स्पीशीज अमीनो एसिड सीक्वेंस बहुत वेरी नहीं करती, कंजर्व्ड है, बट मिलेंगे केवल यूकैरियोट्स में या कुछ एक आर्कियोबैक्टीरिया में भी इसके जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 60 को ले लो। एंजाइम काइनेटिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस डायग्राम से शुरुआत ना की हो। इस डायग्राम में Km लिखा हुआ है, हाफ Vmax लिखा हुआ है, और ये डायग्राम सही मायने में Km की डेफिनेशन के लिए होता है। Km क्या है? Km सबस्ट्रेट के स्केल पर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर वेलोसिटी के स्केल पर मुझे हाफ द Vmax मिल जाए। बाय डेफिनेशन Km is the concentration of substrate at which velocity of the reaction can be achieved to half of the Vmax। और यही डेफिनेशन को लेकर के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ था कि भाई एंजाइमेटिक रिएक्शन में Km क्या डिफाइन करता है। रिएक्शन वेलोसिटी को तो V डिफाइन करता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट को अगर आप याद करो तो ये है K-1 इक्वेशन में। अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाफ ऑफ द सबस्ट्रेट टू ES कॉम्प्लेक्स, इसका इससे रिलेशन नहीं है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू अचीव हाफ द Vmax, ये है जो एज पर द डेफिनेशन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 Km की डेफिनेशन। क्या तुमने यहां पे नोटिस किया इस बात को कि अगर आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन सिंपल है और अगर आपने वो नॉलेज नहीं ले रखी है तो डिफिकल्ट है। यहां ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं आते, ट्रिकी क्वेश्चन कम है यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आपके दिमाग में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्लिक कर ही जाएगा और आप ये एग्जाम जीत जाओगे। अगर इस वीडियो के बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रह गए हो आपके दिमाग में कि ICMR एग्जाम क्या होता है, इसका पैटर्न क्या है, या और इससे कुछ संबंधित बात, तो प्लीज आप मुझे मैसेज टाइप कर सकते हो। और अगर आप भी iFly की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं CSIR, नेट, ICMR, गेट और DBT के लिए, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। iFly के बारे में और जानकारी पाने के लिए गूगल कर सकते हैं iflynetgate.com। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और उनमें भी ज्ञान बांटिए। चलिए फिर मजे कीजिए, बाय बाय।